CH-124 आरव पर मंडराता खतरा। नए सेमेस्टर के शुरू होते ही पूरी यूनिवर्सिटी में एक नई खबर फैल गई थी और वो ये थी कि आरव ने सेमेस्टर की शुरुआत में ही एक विंड मैजिशियन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। बस उसकी जान नहीं गई थी। ये खबर आग की तरह पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी और इसने आरव को सबके सामने और बुरा बना दिया था। वो एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स के लिए एक विलेन बन गया था। इस मामले को लेकर डीन सूर्यकांत ने भी आरव को अपने ऑफिस में बुलाया था। अगर उस लड़के को ज्यादा चोट नहीं लगी होती तब तो ठीक था, लेकिन वो लड़का इतनी बुरी तरह घायल हुआ था कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगने वाले थे। इस सेमेस्टर का तो हर पल बहुत कीमती था। आखिर उनका सीनियर कैंपस में जाने का एग्जाम जो होने वाला था। आरव, तुमने उस लड़के को इतनी बुरी तरह घायल क्यों किया? डीन सूर्यकांत ने बहुत ही सीरियस टोन में पूछा। ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच ऐसे मैजिक बैटल्स नहीं होते थे, लेकिन इस मैजिक बैटल में उस लड़के की जान भी जा सकती थी। इसलिए डीन सूर्यकांत ने खुद आरव से इस मामले में बात करने का फैसला किया था। डीन सूर्यकांत का सवाल सुनकर आरव ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो पहले ही उनसे कह चुका था कि उन लड़कों ने ही उस पर पहले बिना किसी वजह के हमला किया था और उसने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर अटैक किया था। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? डीन सूर्यकांत ने पूछा। आरव ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ये उसका खुद का अंदाजा था कि शैतान नगरी के लोग उस पर हमला करने वाले थे और वो इस बात से डीन सूर्यकांत को परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन सीनियर कैंपस एग्जाम के दौरान संभल कर रहना। डीन सूर्यकांत ने इतना कहकर आरव को वापस भेज दिया। डीन सूर्यकांत के ऑफिस से बाहर आने के बाद आरव यूनिवर्सिटी में ही घूम रहा था और अब भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर कोई काला बादल मंडरा रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी बड़े खतरे में फंस चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा डर है जो मुझे इतना बेचैन कर रहा है? कहीं मैं ये जानकर तो नहीं घबरा रहा कि शैतान नगरी के लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं? आरव ने मन ही मन सोचा। आरव जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। जब पिछली बार उसने शैतान नगरी के लोगों का सामना किया था तब वो प्राइमरी रैंक पर था और उनसे नहीं डरा था। अब जब वो इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंच गया था तब तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर सच कहा जाए तो आरव को शैतान नगरी के लोगों का डर नहीं था। उसे ये डर था कि शैतान नगरी के लोग उसके अपनों को उससे छीन लेंगे। उसे ये डर था कि जो उसके शहर संजीवनी भूमि में हुआ था वो लोग फिर से ऐसा ही कुछ करेंगे और न जाने कितने मासूमों की जान ले लेंगे। मेरी शक्तियां तो बढ़ गई हैं, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा तो कर सकता हूं, लेकिन माँ और अनन्या ऐसा नहीं कर सकते। उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, आरव ने मन में सोचा। आरव का सबसे बड़ा दुश्मन सीड अब भी जिंदा था और वो आरव से संजीवनी झील निकलवाने के लिए कोई भी पैंतरा इस्तेमाल करने में नहीं चूकता। आरव को ये लग रहा था कि कहीं शैतान नगरी के लोग उसकी फैमिली को निशाना न बनाने। वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठकर उनके हमले का इंतजार नहीं कर सकता था। पिद्दी, रणविजय दादू से ये कहो कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। वो जतिन भैया को मेरे माँ की सुरक्षा के लिए भेज दे। और छुटकी, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी छोटी बहन अनन्या के पास चली जाओ। आरव ने छुटकी को कॉल करके कहा। लेकिन मिशन तो तुम्हारी सुरक्षा करने का था, छुटकी ने कहा। अगर उन सब की जान चली गई तो मैं जिंदा रहकर भी मुर्दा बन जाऊंगा, आरव ने कहा। छुटकी हिचकिचाई, तभी आरव को रणविजय दादू की आवाज सुनाई दी। जतिन, जाकर आरव की मां की सुरक्षा करो और छुटकी, तुम आरव की बहन के पास जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादू, आरव ने कहा। जतिन और छुटकी अब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मेरे बाकी हंटर मैजिशियंस भी यहाँ नहीं हैं जिन्हें मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेज सकूं, इसलिए अब तुम्हें ही अपना ध्यान रखना होगा। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पर हमला होने वाला है तो तुम यहाँ हीरो हंटिंग एजेंसी में आ सकते हो। यहाँ कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगा, शैतान नगरी के लोग भी नहीं, रणविजय दादू ने आरव को विश्वास दिलाया। नहीं दादू, इस बार तो मैं खुद ही उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि संजीवनी भूमि में आई हुई आपदा का हिसाब बराबर कर सकूं, आरव ने गुस्से में कहा। अगर शैतान नगरी के शैतान ये सोच रहे थे कि आरव अब भी वही पुराना लड़का था जो स्कूल में पढ़ता था तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। जब आरव संजीवनी भूमि में था तब उसकी शक्ति बहुत कम थी और इसलिए वो इन लोगों को सबक नहीं सिखा पाया था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया था। उस ऑडिटोरियम के हादसे वाली रात जब आरव ने उन इन्फेक्टेड लड़कियों को उन राक्षसों की डेड बॉडी से बाहर आते हुए देखा था, तब उसे एहसास हुआ था कि वो लड़कियां बिल्कुल संजीवनी भूमि के कई लोगों की तरह थीं, जो इस आपदा की बलि चढ़ गई थी। वो और जीना चाहती थी। उसके एक क्लासमेट ने लकी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी।
आरव को ये सब बहुत अच्छे से याद था और इसलिए उस रात वो अकेले ही महामाया से लड़ने के लिए चला गया था ताकि उसके चंगुल में फंसे सारे लोगों की जान बचा सके। उसकी शक्तियां वहां मौजूद बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी और अगर वो उन मासूम लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता तो उसमें और शैतान नगरी के लोगों में कोई अंतर नहीं बचता। शायद अब भी वो इतना बहादुर नहीं था कि न्याय के लिए कैप्टन विक्रांत या फिर वेदांत जैसे अपनी जान का बलिदान दे सके, लेकिन अगर उस वक्त उसके पास इतनी शक्तियां होती तो वो शैतान नगरी के लोगों को इतना सब कुछ करने ही नहीं देता। शैतान नगरी के लोग तो उन खूंखार मैजिकल बीस्ट से भी गए गुजरे थे। हाँ, मेरे पास संजीवनी झील है, अगर किसी की हिम्मत हो तो आकर अपनी मौत को बुलावा दे सकता है। आरव ने ठान लिया था कि इस बार वो इन शैतानों को जीतने नहीं देगा, उनका मकसद पूरा नहीं होने देगा। न सिर्फ वो उन्हें रोकेगा बल्कि कानून के हवाले भी करेगा ताकि वो और ऐसे जुर्म न कर पाए। डीन सूर्यकांत भी उस स्टूडेंट को देखकर हैरान हो गए थे, जिसकी पर्सनैलिटी सिर्फ कुछ दिनों में ही बदल गई थी। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो? जी हाँ, मैं ट्रेजर टावर में मैजिक कल्टीवेशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, आरव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। शैतान नगरी के लोग उस पर हमला करने के लिए किसी शक्तिशाली इंसान को भेजने वाले थे। आरव को ये बात रणविजय दादू से पता चली थी। उन्होंने आरव को बताया था कि एडवांस मैजिशियंस के कोई न कोई जासूसी करता ही रहता था। डीन सूर्यकांत जैसे इतने शक्तिशाली मैजिशियन के होते हुए तो कोई एडवांस मैजिशियन भी यूनिवर्सिटी में आरव पर हमला नहीं कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शैतान नगरी के लोगों पर मैजिक कोर्ट की भी सख्त नजर थी। वैसे तो जब मैजिक कोर्ट किसी पर नजर रखता था तो उससे बचना नामुमकिन था, लेकिन शैतान नगरी के कुछ लोग ऐसे थे जो अपना भेष बदलकर अपनी असली पहचान छुपाकर लोगों के बीच रहते थे। इसलिए शैतान नगरी के ऐसे जासूसों और एजेंट्स पर नजर रखना और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। आरव कुछ दिनों तक तो इन लोगों से छिप सकता था, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं। एक न एक दिन तो उसे इनका सामना करना ही पड़ता। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं ट्रेजर टावर खुलवाने की तैयारी करता हूँ, तब तक तुम यूनिवर्सिटी में रहकर ही अपने मैजिक कल्टीवेशन पर ध्यान दो, डीन सूर्यकांत ने कहा। थैंक यू सर, आरव ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। ट्रेजर टावर भी बिल्कुल संजीवनी झील की तरह ही था और उसकी शक्तियां बढ़ाने में उसकी काफी मदद भी कर सकता था। मुझे इसके लिए थैंक यू मत कहो, तुम इसके हकदार हो और तुमने उस रात ऑडिटोरियम वाले हादसे में बहुत बहादुरी दिखाई, इसके लिए तो तुम्हें और भी इनाम मिलना चाहिए था। लेकिन हम ये बात भी तो दरकिनार नहीं कर सकते कि तुम पहले ही रुद्र से एक डील कर चुके हो और तुम्हारी वजह से एक स्टूडेंट की जान जाते जाते बची, डीन सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब आप उस डील के बारे में जानते हैं? आरव ने एम्बेरस होकर कहा। जैसे ही ट्रेजर टावर खुलता है मैं तुम्हारे पास किसी को भेजता हूँ, डीन सूर्यकांत ने कहा। जी सर, तो फिर मैं चलता हूँ। जैसे ही आरव वहां से बाहर गया, बगल के हॉल से एक प्रोफेसर बाहर आए। ये मिस्टर सुरेश थे जो आरव को जाते जाते खिड़की से देख रहे थे। जब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो हम इसे यूनिवर्सिटी में छुपा क्यों नहीं रहे हैं? शैतान नगरी के लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके टारगेट्स का जिंदा बचना बेहद मुश्किल होता है, और ये तो आप भी जानते हैं कि हम सब के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, मिस्टर सुरेश ने फिक्रमंद होकर कहा। शैतान नगरी के लोगों को पकड़ना और उनका नामो निशान मिटाना सबकी जिम्मेदारी है। इसमें हमारी जैसी यूनिवर्सिटीज को भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि शैतान नगरी के असली मास्टरमाइंड छिप कर बैठे हैं। मैजिक कोर्ट और बाकी शक्तिशाली हंटिंग एजेंसीज को सिर्फ उनके प्यादे मिले हैं। उन्हें छुपे हुए लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन अब जाकर उन्होंने कुछ हरकत की है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग एक स्टूडेंट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि आरव के पास कुछ ऐसा है जो उनके काम का है, नहीं तो वो इस वक्त अपनी चाल नहीं चलते, डीन सूर्यकांत ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैजिक कोर्ट शैतान नगरी के लोगों की इस चाल का इस्तेमाल उनकी अगली चाल का पता लगाने में करना चाहते हैं और उसके बाद वो रंजीत की लोकेशन का पता लगाना चाहते हैं? मिस्टर सुरेश ने कहा। एकदम सही कहा आपने। हाँ, ऐसा करने से आरव को खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है। ये खुद की रक्षा कर सकता है। शैतान नगरी के लोग कई सालों से जुर्म करते जा रहे हैं और अगर अब उन्हें नहीं पकड़ा गया तो न जाने कितने संजीवनी भूमि जैसे शहर तबाह हो जाएंगे, डीन सूर्यकांत ने कहा। संजीवनी भूमि में आई हुई आपदा को कुछ साल बीत चुके थे। भले ही धीरे धीरे लोग उसके बारे में भूल जाते, लेकिन सरकार, मैजिक एसोसिएशन, हंटिंग यूनियन, मैजिक कोर्ट और कई शक्तिशाली इंस्टीट्यूशंस इस बारे में नहीं भूल सकते थे। उन्हें बुरी ताकतों को जड़ से खत्म करना ही था। जब हमें मैजिक कोर्ट से पता चल ही गया है तो हम आरव को सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? आखिर उसका इस्तेमाल शैतान नगरी के लोगों को उनके बिल से बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है।
उसे इतना तो जानने का हक है, मिस्टर सुरेश ने कहा। आरव एक समझदार इंसान है और मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर वो खुद भी ये बात जानता है। अगर वो उन लोगों से डर गया होता तो अभी तक तो वो कहीं जाकर छिप गया होता। लेकिन उसने मुझसे ट्रेजर टावर में मैजिक कल्टीवेशन की बात की। इसका मतलब वो अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है ताकि शैतान नगरी के लोगों से लड़ सके। उसने ये फैसला खुद लिया है, डीन सूर्यकांत ने कहा। मुझे फिर भी उसके लिए फिक्र हो रही है। आखिर वो है तो एक स्टूडेंट ही ना, और आप तो जानते ही हैं कि शैतान नगरी के लोग कितने बुरे और निर्दयी हैं, मिस्टर सुरेश ने कहा। हमें आरव पर भरोसा करना चाहिए। वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और समझदार है, डीन सूर्यकांत ने कहा। आरव के उस अंश नाम के मैजिशियन पर हमला करने के कुछ ही दिनों बाद डीन सूर्यकांत को मैजिक कोड से कुछ जानकारी मिली थी। उससे वो समझ गए थे कि आरव ने उस लड़के पर जानलेवा हमला क्यों किया था। उन्हें पता था कि आरव जानता था कि उसकी जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी वो वहां से भागा नहीं था, बल्कि उन लोगों का डटकर सामना करना चाहता था। उसके इस अंदाज से डीन सूर्यकांत भी इम्प्रेस हो गए थे और बात सही भी थी। अगर आरव भागता भी तो कितने दिन तक? वो पूरी जिंदगी तो शैतान नगरी के लोगों से नहीं भाग सकता था, और इसलिए डीन सूर्यकांत की नजरों में आरव ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। जादू नगरी के एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 30-35 साल का आदमी हॉस्पिटल बेड के बगल में खड़ा था। उसकी नजर वहां बेड पर लेटे हुए लड़के पर थी, जिसके पूरे शरीर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। अंश, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि किसी को तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारे मकसद के बारे में कुछ भी नहीं पता चला? उस आदमी ने बेड पर लेटे हुए लड़के से सख्ती से पूछा। नहीं, मैं दावों के साथ कह सकता हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं पता चला है। मैंने इस हमले की वजह एक प्रवीण नाम के लड़के को बना दिया है, इसलिए यूनिवर्सिटी में कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। उन्होंने तो इसे स्टूडेंट्स के बीच एक आम मैजिक बैटल समझकर टाल दिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला क्यों किया, उस लड़के ने कहा। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसकी हड्डियां आरव की वजह से चकनाचूर हो गई थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने सामने खड़े हुए इंसान से डर रहा था। मैं दूसरों को इस काम में लगाता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखो और अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उस लड़के से बदला लेने की कोशिश करो। इस दौरान मुझे कुछ और बातों का पता लगाना है, उस इंसान ने कहा। उसकी बातों से साफ समझ में आ रहा था कि वो आरव को मारना चाहता था। वो लड़का तो आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में कई लोगों का दुश्मन है। अगर आपने हमला नहीं किया तो भी वो सुरक्षित नहीं है। उसके चारों तरफ उसके दुश्मन है। मेरे हिसाब से तो उससे निपटने का सबसे सही वक्त है। सीनियर कैंपस एग्जामिनेशन और उड़ती खबर आई है कि कुछ बड़ी फैमिलीज के स्टूडेंट्स सीनियर कैंपस एग्जामिनेशन के दौरान उसे मिलकर सबक सिखाने वाले हैं, अंश ने उस आदमी को बताया। अब तुम मुझे बताओगे कि किससे निपटने का सही वक्त कौन सा है? अपनी हद में रहो अंश, और तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, उस आदमी ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। खिड़की से जब अंश ने उस आदमी को रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा तो वो दंग रह गया। वो शख्स अकेला नहीं था, उसके साथ दो डरावनी परछाइयां भी थी। ये परछाइयां और कोई नहीं बल्कि उसकी शैतानी लाशें थी। कहा जाता था कि इन्हें आधे जिंदा और आधे मरे हुए लोगों से बनाया जाता था और इसलिए ये बेहद बदसूरत, बदबूदार और डरावनी होती थी। आरव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बार बचकर भाग पाओगे? उस शख्स ने धीरे से कहा, जो अभी कुछ देर पहले अजीब सी बात कर रहा था। वो एक हैट लगाकर आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में कुछ पेड़ों के पीछे छिपकर खड़ा था। जब उसने अपना वो हैट निकाला तो उसका चेहरा सामने आया, जो एक मुखौटे से आधा ढका हुआ था। इसके इस चेहरे को देखकर अच्छा भला आदमी बुरी तरह डर जाता। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाकर रहूंगा, बिल्कुल इन शैतानी लाशों की तरह जो मेरा हर हुक्म सिर आंखों पर रखते हैं, उस अजीब से चेहरे वाले इंसान ने कहा। वो उन शैतानी लाशों के पास गया जो उसके बगल में खड़ी थी और उनमें से एक को जोर से लात मारकर बोला, एक दिन तुम इसकी जगह होगे आरव, और मैं तुम्हें दिन रात टॉर्चर करता रहूंगा। आखिर ये रहस्यमय इंसान कौन था? ये कोई और नहीं बल्कि सीड था। जी हाँ, ये वही सीड था जिसे दुनिया राजा वीर सिंह का बेटा मानती थी, और ये वही सीड था जिसे आरव ने मैजिक फाइट में मजा चखाया था। ये वही सीड था जो शैतानी दुनिया के लिए काम करता था। सीड का एक खास शौक था, और वो शौक ये था कि जिन लोगों से भी वो नफरत करता था उन्हें इन अधमरी शैतानी लाशों में बदल देता था, जो उसकी उंगलियों पर हमेशा नाचते थे। फिर वो न उन्हें जीने देता था और न ही मरने।